गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1933 में, 1935 में, 1931 में, 1929 में। तो जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो 1931 में हुआ था, गांधी इरविन समझौता। और इसको हम दिल्ली पैक्ट के भी नाम से जानते हैं। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और ये समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी जी को इस समझौते में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए मनाया गया था। और गांधी जी सेकंड राउंड टेबल में इस समझौते के बाद लंदन में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी सेकंड, उसमें गए थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देख लेते हैं कितनी हुई थी। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। एक तो 1930 में हुई थी, और एक हुई थी 1931 में, और एक हुई थी 1932 में। गांधी जी जिसमें गए थे, तो गांधी जी आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से 1931 वाले राउंड टेबल सेशन में गए थे। और बी आर अम्बेडकर तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे। 1930 वाले में भी गए थे, 1931 में और 1932 में। लेकिन गांधी जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 वाली अटेम्प्ट की थी, गांधी इरविन समझौते की वजह से। अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो वीडियो है वो एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर है। आप लोगों के लिए एसएससी जीडी एग्जाम, दिल्ली पुलिस एग्जाम या कोई भी वनडे एग्जाम है, उसमें ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो पूरा वीडियो आप लोग बहुत ध्यान से देखें। लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछा है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो प्रश्न देखते हैं। देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को डैश के रूप में जाना जाता है? सेवाओं से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, सेवाओं की समाप्ति, महाभियोग, त्यागपत्र। तो देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को क्या जाना जाता है? तो वो जाना जाता है महाभियोग। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को उससे पद से हटाने के लिए उस पर महाभियोग लाया जाता है, जो कि अनुच्छेद 61 में दिया हुआ है। अब देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो पहला जो राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 52, शक्तियाँ। इसमें दिया हुआ है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वो है आर्टिकल 54, अनुच्छेद 54। इसमें दिया हुआ है राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसके बाद जो आर्टिकल 60 है उसमें दिया हुआ है राष्ट्रपति की शपथ। और जो आर्टिकल 61 है उसमें दिया हुआ है राष्ट्रपति पर महाभियोग। और जो आर्टिकल 72 संबंधित है क्षमादान की शक्तियों से, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों से संबंधित है। और अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ये थी राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने की? ब्राजील, कतर, स्पेन, जर्मनी। तो जो फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी की थी वो कतर के द्वारा की गई थी, फीफा विश्व कप की मेजबानी। अब देखते हैं करंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। कॉप 27 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो कॉप 27 का आयोजन शर्म अल शेख में किया गया था। कहाँ पे किया गया था कॉप 27 का आयोजन? तो कॉप 27 का आयोजन शर्म अल शेख में किया गया था। कॉप 28 जो कॉप 28 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? कॉप 28 का आयोजन यूएई के द्वारा किया गया था। कॉप 18 का आयोजन जो है वो मॉन्ट्रियल में किया गया था। कहाँ पे किया गया था कॉप 18 का आयोजन? तो वो मॉन्ट्रियल में कॉप 18 का आयोजन किया गया था। कुछ और प्रमुख शिखर सम्मेलन देख लेते हैं जो करंट अफेयर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आने की संभावना है। जी7 की कहाँ पे हुआ था? तो जी7 जापान में हुआ था। आसियान शिखर सम्मेलन, आसियान कहाँ पे हुआ था? आसियान हुआ इंडोनेशिया में। और 15वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो वो हुआ साउथ अफ्रीका में। अभी आपको पता होगा जी20 2023 की मेजबानी भारत के द्वारा की गई है। जी20 2023 की मेजबानी, इससे पहले 2022 की मेजबानी जी20 की वो इंडोनेशिया कर रहा था। लेकिन अब जी20 को ऑफिशियली नाम दे दिया गया है जी21, जिसमें अफ्रीकन यूनियन भी जोड़ दी गई है। तो अब जो 2024 की मेजबानी है वो जी20 की वो ब्राज़ील के द्वारा की जाएगी। जी20 2024 की मेजबानी। ये थी इस क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अब देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम की जननी पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिक्शन है। मोहिनीअट्टम की जो जननी है उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिक्शन फिल्म बनाई गई है, तो उनका नाम यहाँ पे पूछा गया है, क्या है? तो देख लेते हैं। शोभना नारायण, कलामंडलम कल्याणी अम्मा, महबूबा सुबानी, अनुराधा पांडे। तो मोहिनीअट्टम की जननी पे एक डॉक्यूमेंट्री फिक्शन आधारित है, तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है कलामंडलम कल्याणी अम्मा। इनको मोहिनीअट्टम का जननी माना जाता है। अच्छा, मोहिनीअट्टम ये जो शास्त्रीय नृत्य है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है, और मोहिनीअट्टम की एक विशेषता है, ये महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य के कुछ प्रमुख नाम देख लेते हैं। प्रमुख नाम में है, पहला नाम है हेमा मालिनी, हेमा मालिनी। दूसरा नाम है श्रीदेवी, और तीसरा नाम है डॉक्टर सुनिंदा नायर। तीसरा नाम कौन सा है? तीसरा नाम है डॉक्टर सुनिंदा नायर। ये नाम अक्सर एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं। और एक कलामंडलम कल्याणी अम्मा, ये इनको मोहिनीअट्टम का जननी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश के लिंग अनुपात सबसे अधिक है? दमन और दीव, पुदुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप। 2011 की जनगणना के अनुसार तो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात किस राज्य का, वो यूटी का है। तो सबसे ज़्यादा जो लिंग अनुपात है वो किस यूटी का है? तो उसमें राइट ऑप्शन होगा पुदुचेरी। राइट ऑप्शन क्या है? पुदुचेरी। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश तो वो है पुदुचेरी। और जो सबसे कम है वो किस राज्य में है? तो वो है दमन और द्वीप में। यूटी में सबसे कम दमन और द्वीप में है लिंग अनुपात, और सबसे ज़्यादा पुदुचेरी में। अब देख लेते हैं स्टेट की। यहाँ पे स्टेट में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात किस राज्य का है? तो वो है केरल का। और सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य का है? तो वो है हरियाणा का। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर का डैश कच्चा माल है? प्लास्टिक उद्योग का, फर्नीचर उद्योग का, सीमेंट उद्योग का, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का। चूना पत्थर किसका कच्चा माल है? ये दिए गए उद्योगों में से। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सीमेंट उद्योग। जो चूना पत्थर आता है वो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विषम का चयन करें। इसमें रेशेदार फसलों का चयन करना है, और बाकी इसमें से एक विषम फसल होगी। कपास, रबड़, जूट, सन या हेम्प। तो इसमें से जो विषम फसल है वो है रबड़। रबड़ फसल में रेशे नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को संविधान से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो राष्ट्रपति के चुनाव की विधि ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। और ये भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के चुनाव की विधि दी गई है। अब देख लेते हैं ये प्रमुख कुछ जो दूसरे देशों से भारतीय संविधान में लिया गया है उससे देख लेते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका से हम लोगों ने क्या लिया है संविधान में? तो दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान में लिया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। और इलेक्शन जो राज्यसभा की चुनाव की प्रणाली है वो भी हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। संविधान में संशोधन और राज्यसभा की चुनाव प्रणाली ये साउथ अफ्रीका से हम लोगों ने ली है। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया हुआ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति पर महाभियोग, मौलिक अधिकार, ये हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। और ऑस्ट्रेलिया का देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब समवर्ती सूची, राज्य सूची और राज्य और केंद्र सूची ये ली है। और इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के चुनाव की प्रणाली, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ये कुछ प्रमुख चीज़ें थी जो एग्जाम में हर बार रिपीट होती है कि संविधान के स्रोतों से किस देश के संविधान से हमने क्या लिया है। तो यहाँ पे हमने आप लोगों को बता दिया है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम में बदले भोजन कार्यक्रम नेशनल फूड वर्क प्रोग्राम शुरू किया गया? 2005 में, 2004 में, 2003 में,
2000 में। भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय काम में बदले भोजन योजना नेशनल फूड वर्क प्रोग्राम ये शुरू किया गया है? तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 2004। 2004 में नेशनल फूड फॉर वर्कर प्रोग्राम ये योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर को पोंडा पांडुगा के रूप में मनाया जाता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में जो मकर है उसको पेंडा पांडुगा के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणियों से संबंधित है? अनुच्छेद 123 से 132, अनुच्छेद 134 से 143, अनुच्छेद 153 से 167 और अनुच्छेद 145 से 150। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा अनुच्छेद 153 से 167। ये भारतीय संविधान में राज्य के कार्यकारिणियों से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक एकल शास्त्रीय नृत्य है? बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अभी मैंने आपको चौथे या पांचवें प्रश्न में बताया था मोहिनी अट्टम के बारे में। तो मोहिनी अट्टम की जो जननी है वो किसको कहा जाता है? वो कलामंडलम कल्याणी अम्मा को मोहिनी अट्टम की जननी कहा जाता है। इसमें मैंने आपको प्रमुख नाम भी बताया था डॉक्टर सुनिंदा नायर, और मैंने मोहिनी अट्टम की एक खासियत भी बताई थी आप लोगों को। मोहिनी अट्टम नृत्य है जो वो महिलाओं के द्वारा, विशेषता महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डैश के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है? मोरेटिक एसिड, हरा विक्ट्रोल, नीला बेरिट्रोल, आयल ऑफ बेट्रियल। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 ऑयल ऑफ विट्रियल। ये H2SO4 का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बजट दस्तावेज कुल व्यय को में वर्गीकृत करता है? माल और आय, आंशिक और पूर्ण व्यय, सेवाओं और गैर माल सेवाओं की, योजनागत और गैर योजनागत व्यय की। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा योजनागत और गैर योजनागत व्यय जो होता है वो बजट दस्तावेज में कुल व्यय को वर्गीकृत करता है, मतलब कुल खर्चे को बताता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्यतः मांग थी? निःशुल्क सिंचाई की सुविधा प्रदान करना, राजस्व संग्रह में ढील दी जाए, बाग प्रणाली को समाप्त किया जाए, संकर बीज उपलब्ध कराया जाए। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा राजस्व संग्रह में ढील दी जाए। ये मुख्यतः खेड़ा आंदोलन की मुख्य मांग थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में निम्नलिखित में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे? सुनील गावस्कर ने, कृष्णामाचारी श्रीकांत ने और मोहिंदर अमरनाथ ने, कपिल देव ने। तो 1983 के वर्ल्ड कप में किसने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे? तो बनाए थे कृष्णामाचारी श्रीकांत ने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग डैश वर्ष पहले चीन में हुआ था? 7,000, 30,000, 15,000 और 20,000। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो है 7,000। 7,000 वर्ष पहले रेशम बनाने की तकनीक का जो आविष्कार है वो चीन में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डैश में एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करने को निरस्त कर दिया है। तो 3 तलाक जो बिल है वो कब पास किया गया था भारतीय संविधान में? तो उसको सर्वोच्च न्यायालय ने भी मंजूरी दे दी है। तो कब पास किया गया था? 2017, 2014, 2013, 2018। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 2017। 3 तलाक बिल को निरस्त कर दिया गया है 2017 में और ये अब असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के समय लगभग भारत की लगभग डैश प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? 50%, 100%, 75%, 90%। तो स्वतंत्रता के समय भारत की 75% जो जनसंख्या थी वो लगभग खेती पर निर्भर थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण डैश मैदानों के ऊपर शिथिला हो जाती है? मानसून गर्त के थ्रू, ली गर्त और विक्की क्रमित गर्त और उच्चिल गर्त।
तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा मानसून गर्त। मानसून टब के द्वारा मैदानों में शिथिला हो जाती है ऊपर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले भारतीय नर्तक और नर्तकी का नाम निम्न में से क्या है? सोनल मानसिंह, उदय शंकर, केलुचरण महापात्रा, बिरजू महाराज। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह को सबसे कम आयु में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शोषण पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थ का पोषक तत्व प्राप्त करके उसे डैश पोषण प्रणाली कहा जाता है? विषम पोषी, स्वपोषी, मृतजीवी और एकल पोषी। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा मृतजीवी। उसे मृतजीवी शोषण प्रणाली कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डैश एक चक्री पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,008 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं, यहाँ पे पश्चिमी हवाएं होगा, पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इनको क्या कहते हैं? चक्रवात, डेरोचो, जेट धाराएं और बवंडर। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा जेट धाराएं। इनको जेट धाराओं के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव के द्वारा की गई थी? उड़ीसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, सतरिया। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 सतरिया। 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव के द्वारा सतरिया शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विरासत का अधिकार राइट ऑफ इनहेरिटेंस किस ओर ले जाता है? भूमि का प्रदूषण, भूमि का विभाजन, भूमि की कमी और अनउपजाऊ भूमि। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा भूमि का प्रदूषण विरासत के अधिकार का जो है वो भूमि के प्रदूषण की ओर ले जाता है। ये सीरीज अगर आप लोगों को पसंद आ रही है और हमारी मेहनत आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको ये सीरीज डेली मिलेगी और इस सीरीज से आप लोगों का जीएस में स्कोर बहुत बूस्ट होगा, क्योंकि अक्सर प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन से आपके जो नए एग्जाम बनते हैं उनसे क्वेश्चन आपको सीधे मिलते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस सीरीज के साथ आप लोग लास्ट तक बने रहें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा विटामिन सी एक है एंटीवायरस, एंटीबायोटिक और एंटीजेंट और एंटीबायोटिक और एंटीऑक्सीडेंट। ये दूसरा ऑप्शन है एंटीऑक्सीडेंट, एंटीजन, एंटीबायोटिक। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? तो ये होगा एंटीऑक्सीडेंट। जो विटामिन सी है वो एक एंटीऑक्सीडेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था? 1984, 1988, 1985, 1990। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो होगा 1984। दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम 1984 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू, धर्मेंद्र प्रधान, मनसुख मांडविया। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा धर्मेंद्र प्रधान। अच्छा, आप लोगों का ये मंथली करंट अफेयर के मैंने कवर कर रखा है अक्टूबर का। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें करंट अफेयर से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। उसमें हमने पूरा अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर कर दिया और वहाँ से बाहर करंट अफेयर बनने वाला नहीं है। और मैंने जो करंट कैबिनेट है वो भी उसका भी वीडियो डाल रखा है, वो भी अक्टूबर तक अपडेटेड है। तो वो लोग भी आप लोग वीडियो देख लीजिए, उससे आप लोगों के जो कैबिनेट के क्वेश्चंस हैं वो आसानी के साथ बन जाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और पद देख लेते हैं। प्रधानमंत्री तो आप सभी को पता होगा, पीएम कौन है? तो वो नरेंद्र मोदी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है और हमारे जो गृह मंत्रालय है वो अमित शाह के पास है। खेल मंत्री हमारे अनुराग ठाकुर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। रोड और परिवहन मंत्रालय किसके पास है? तो वो है नितिन गडकरी के पास। और जो राज्यसभा के नेता पक्ष है वो कौन है? पीयूष गोयल है। और लोकसभा के नेता पक्ष तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और
लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, और राज्यसभा में जो नेता विपक्ष हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, और लोकसभा में जो नेता विपक्ष हैं वो अधीर रंजन चौधरी है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिशूरपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा केरल। त्रिशूरपुरम उत्सव जो है वो केरल में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? अमेनोड तृतीय, फिलिप द्वितीय, सेल्यूकस निकेटर और अमेनोड द्वितीय। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सेल्यूकोस निकेटर को यूनानी शासक ने मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय से संबंधित होता है वह कहलाता है राजस्व बजट, दीर्घकालिक बजट, पूंजीगत बजट, शून्य बजट। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा राजस्व बजट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है? लखनऊ, बुलंदशहर, जयपुर, कोलकाता। तो मोहन बागान एथलेटिक क्लब्स जो है वो कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को थायमीन के नाम से भी जाना जाता है? विटामिन B3, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, विटामिन B1 को थायमीन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल है शकरकंद, रासायनिक स्वीटनर, सेब, गन्ना। तो जो चीनी उद्योग है उसके लिए प्राथमिक कच्चा माल क्या है? गन्ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? 1854, 1848, 1850 और 1852। ये हड़प नीति और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने झांसी को कब विलय किया था? तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा 1854 में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप या हड़प नीति और विलय नीति के तहत झांसी को लॉर्ड डलहौजी ने विलय किया था 1854 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बेंगलोर। एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम जो है वो बेंगलोर में स्थित है। अच्छा, क्रिकेट स्टेडियम जो अहमदाबाद में क्रिकेट स्टेडियम है वो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और अभी आपको करंट में बता दें, वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। वो कहाँ पे किया गया है? तो वानखेड़े, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में उसका अनावरण किया गया। और दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम है, अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से दिल्ली के स्टेडियम को जाना जाता है। ये थे स्टेडियम के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। आपसे ये स्टेडियम के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर 2022 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार सन्निहित हैं? भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 2 में, भाग 1 में। तो मूल अधिकार जो है वो भाग 3 में उपस्थित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन का शुभारंभ कब किया था? 2014 में, 2018 में, 2019 में, 2022 में। तो जल जीवन मिशन का शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है वो वर्ष 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। और जल जीवन मिशन के जो मंत्री हैं केंद्र सरकार में, जल जीवन मिशन को एक अलग से मंत्रालय बना दिया गया है जिसके जो मंत्री हैं वो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं जो कि राजस्थान के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, लक्ष्य सेन किससे संबंधित है? क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कबड्डी। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बैडमिंटन। लक्ष्य सेन जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन से दो और इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हैं, एक है उन्नति हुड्डा, एक है ज्वाला गुट्टा। ये दोनों ही जो लड़कियां हैं वो बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले नृत्य और नर्तकी का नाम बताइए। निम्न में से क्या है? अनुराधा पांडे, सोनल मानसिंह, उदय शंकर, बिरजू महाराज। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो होगा सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह को 1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण प्राप्त हुआ था।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? 3.9, 2.4, 4.2, 2.8%। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 2.4% कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का हिस्सा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प बुलीमिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? चिंता संबंधी विकार, खाने संबंधी विकार, तंत्रिका संबंधी विकार और बाइपोलर विकार। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा खाने संबंधी विकार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? होली, दशहरा, दिवाली और जन्माष्टमी। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा दिवाली। दिवाली में उत्तर भारत के लोग देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार डैश ग्रामीण क्षेत्र के लिए अनुच्छेद 243 खा के अधीन गठित स्वतः शासन प्रणाली की एक संस्था है? ग्राम सभा, पंचायत, नगर निगम और म्युनिसिपल कमेटी। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा पंचायत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि में गाय के गोबर के उपयोग के रूप में किया जाता है जैविक उर्वरक, अपशिष्ट पदार्थ, अजैविक उर्वरक और रासायनिक उर्वरक। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा जैविक उर्वरक। जो गाय के गोबर है उसको जैविक उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अटलांटिक महासागर कौन सा जलमार्ग है? स्वेज नहर, पनामा नहर, कील नहर, इनमें से कोई नहीं। तो अटलांटिक महासागर जो है वो पनामा नहर का जलमार्ग है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है या हल्की सी हरी कैटरिंग प्राप्त करना और बर्तन किससे बना होता है? तो जो एक बर्तन होता है अगर वो लंबे समय तक नमी में बना रहे तो उस पर एक हरी सी परत चढ़ जाती है। तो वो कौन से बर्तन पर चढ़ जाती है? तो क्या होता है? कार्बन, फास्फोरस, लोहा, तांबा। तो वो तांबे के बर्तन पर हरी सी परत चढ़ जाती है अगर वह बर्तन लंबे समय तक एक हवा नमी वाली जगह पर बना रहे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देश की स्वतंत्रता से पहले भारत मुख्य रूप से अपने उद्योगों के लिए जाना जाता था। मसाले के लिए, पुष्प के लिए, हस्तशिल्प के लिए और धातु के लिए। स्वतंत्रता के पहले भारत जो है वो अपने किस उद्योग के रूप में जाना जाता था? तो भारत हस्तशिल्प के उद्योग के रूप में जाना जाता था। स्वतंत्रता से पहले भारत का जो उद्योग था, मुख्य उद्योग, वो हस्तशिल्प का उद्योग था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादक और प्राकृतिक गैसों के स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन किस साधन का उपयोग किया जाता है? केबल का, हवाई मार्ग का, बस का, पाइपलाइन का। कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादक और प्राकृतिक गैसों का जो भेजने और ले जाने का उपयोग होता है तो वो किसके थ्रू जाते हैं? तो वो पाइपलाइन के द्वारा जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शतरंज के वर्गाकार खाने की क्षैतिज पंक्तियों में क्या कहा जाता है? पॉन, फाइल, बिशप, रैंक। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा रैंक। शतरंज के जो खानों में वर्गाकार खाने होते हैं उनको रैंक कहा जाता है। अब देखते हैं पिछले वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपसे क्वेश्चन पूछा था, 18 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने अपनी 91वीं वर्षगांठ कहाँ मनाई थी? तो इसके ऑप्शन थे नई दिल्ली, कोलकाता, प्रयागराज, मुंबई। तो 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना के द्वारा 91वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। ये कहाँ पे मनाई गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन है प्रयागराज। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? 1887 में, 1882 में, 1880 में और 1881 में। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। आप लोगों को इस क्वेश्चन से संबंधित जितनी भी जानकारी पता हो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। अगर आप लोग इस प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।